हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखित एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 1 कवर करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम लेखक परिचय और लेखक की प्रस्तावना को कवर कर चुके हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है परिचय, सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस या एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। सचमुच विचार वस्तुएं हैं और उस पर शक्तिशाली विचार, जब उन्हें संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य, हट और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बॉन्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा ने साथ धीरे धीरे आई थी। बॉन्स की इच्छा थी कि मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया और आप अमेरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग पौंधा तो वह इस कार्रवाई पर करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानी अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने की बजाय उसे अंधा सामान से यात्रा करने का फैसला किया। कागुरू के लिए इसका मतलब यह है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बार्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा दी कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़, जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव पर दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्रवाई करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में साबित हो गया कि कोई गलती नहीं की गई थी। उस अवसर पर जो कुछ भी हुआ, युवा बार्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा, वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंगरूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष हिस्सों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बार्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला। काम करना जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बार्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बार्न्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बार्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था।
मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। बार्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह अब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। बल्कि उसने यह कहा था कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा बार्न्स को तब नहीं पता था, लेकिन उसके विशाल दृढ़ संकल्प एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था की ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बार्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है। इसकी पिछले दरवाजे से सड़क कर आने की एक धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आती है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे अब एडिफोन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाने जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाया ही था। उसके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बार्न्स ने अपना अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को भी नहीं बल्कि बार्न्स और आविष्कारक को प्रभावित किया। बार्न्स जानता था वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अपना अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और बार्न्स द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बार्न्स ने पैसों में खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बार्न्स की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसके भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बार्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है, और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक वह वास्तविकता ना बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ खुद उसको आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जितना वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। सोने से 3 फुट पहले। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। R.U. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे
और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। एस की पहली कार का खनन किया गया और एक प्रगालन को भेज दिया गया। मुनाफे ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। एस की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता। खुदाई गहरी होती गई। डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गईं। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं था। उसकी गणना ने दिखाया कि नस उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान के हिस्से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, आर.यू. डार्बी, जो तब तक एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का वापस भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगे। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली, जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई। यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था, डार्बी को अपने चुने कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ। खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक है। वह सोने के खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता का ऋणी है। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे, सिर्फ एक कदम आगे मिली। विफलता, विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाज है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद मिलती है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डार्बी के हार्ड नॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं। एक दोपहर और पुराने ज़माने की चक्की में गेहूं पीसने से अपने अंकल की मदद कर रहे थे।
अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची, बटाईदार की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नज़र घुमाई, बच्चे को देखा और पूरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेंट भेज दो। वैसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर भागो। हाँ, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि वह बच्ची गई नहीं है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे अभी भी वहाँ खड़े देखा तो वह उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी जिसे वह मिल हॉपर में डालने वाले थे पटक दी, बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डार्बी ने अपनी सांस रोकी। वह निश्चिंत था कि वह एक हत्या का गवाह बनने वाला है। वह जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा तेज है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वह बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज़ में पूरे जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया, अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा $1 बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक ताकते रहे। विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी, वह विचारमग्न थे। श्रीमान डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। उनके सारे अनुभव में पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उसे उससे बड़े पर जीत दिला दी? ये और अन्य इसी तरह के सवाल डार्बी के मन में चमके, लेकिन वह सालों बाद तक जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात है, इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मिल में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली थी। यह भी हैरत की बात है, मैंने 1 सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया था जिसने एक अज्ञानी, अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया था। जैसा कि हम वहाँ पुरानी मिल में खड़े थे, श्रीमान डार्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची ने उपयोग की जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूर्ण और पूरा है। इसमें किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने, प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण और निर्देश शामिल हैं जो छोटे बच्चों को अकस्मात मिल गई थी। अपने दिमाग को सजग रखें और आप बच्ची के बचाव के लिए आने वाली बिल्कुल वही अजनबी शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। कहीं न कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगा और आपके अपने फायदे के लिए वही प्रबल शक्ति आपको नियंत्रण में दे देगा। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्याय में आ सकती है। यह बाद वाले अध्यायों में आपके दिमाग में सूझ सकती है। यह एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है या यह एक योजना या उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है। फिर से यह आपको विफलता या हार के आपके अतीत के अनुभवों में वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है।
जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मेरे श्रीमान डर्बी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, मुझे बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ था। उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया, लेकिन उन्होंने कहा वह अनुभव के वेश में एक वरदान थी। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ता चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। श्रीमान डार्बी और उनके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी है। निसंदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, और इन सब के लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डार्बी पर हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म। सफलताओं और असफलताओं दोनों की जड़ें साधारण अनुभवों में होती हैं। श्रीमान डार्बी के अनुभव काफ़ी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग्य का जवाब रखते थे। इसलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि स्वयं जीवन। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने इसका विश्लेषण किया और उनका सिखाया सबक प्राप्त किया। लेकिन उस आदमी का क्या, जिसके पास ना समय है ना ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार को अवसर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वह कहाँ और कैसे सीखने वाला है। इस किताब को इन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया था। इनके जवाब 13 सिद्धांतों के वर्णन कहे जाते हैं, लेकिन याद रखें जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद उस सवाल का जिसने आपके जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हो वह शायद आपके दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में पौंध जाता है। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञात संबंधित तरीके और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। इससे पहले कि हम सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़ें, हम विश्वास करते हैं कि आप ये महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है, ऐसी बड़ी बहुतायत में, कि आप आश्चर्य करते हैं कि ये उन सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है और अन्य सब भी इसी तरह, जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था से उद्देश्य की निश्चितता से के साथ बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं मेहनत के साथ शुरू होती है। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करेगा। मैंने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं भी
जानना चाहता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक लिखी नहीं जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय तक जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतनी धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, जितनी जल्दी आप इस दर्शन के सिद्धांतों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज़ को भी आप छुएंगे वह आपके फायदे के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। संभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचित होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीज़ों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता है। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें उन नियमों की तलाश है, जिन्होंने दूसरों को सफल बना दिया है और जो सब कुछ उन नियमों पर दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात जो मैंने इसके साथ की वह थी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीब से किताब से हटा देना। आपके लिए करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक बनने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की विफलता की चेतना को सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए इसकी तलाश है। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्वयं के विचार और मान्यताओं द्वारा हर चीज़ और हर किसी को मापने की आदत है। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता है। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते हैं क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हार्पर परिसर में इस युवा ओरिएंटल से मिले। कुछ मिनट उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों की कौन सी सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया था। क्यों? आकर्षित चकित चीनी बोला, तुम्हारी आंखों का अजीब तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी नहीं हैं। हम चीनियों के बारे में क्या कहते हैं? हम उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। हम मूर्खतापूर्वक विश्वास करते हैं कि हमारी अपनी सीमाओं का उचित माप है। निश्चित ही अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती क्योंकि वे वैसी नहीं हैं जैसी हमारी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं। उनके पहुंच जाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी जिसे आप फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं के कारण उनसे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है और जो जानते हैं वे इसकी सरलता के कारण इसके बारे में बात करने के प्रति बहुत सादे संकोची हैं। एक एकल व्यवहार इस राज को पूरी तरह से चित्रित कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया था। उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना।
और अपने इंजीनियरों को इंजन का एक डिज़ाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिज़ाइन को कागज़ पर रख दिया गया था, लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमति व्यक्त की कि एक टुकड़े में एक 8 सिलेंडर वाले गैस इंजन ब्लॉक की ढलाई करना सामान्यतः असंभव था। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, यह असंभव है। आगे बढ़ो। फोर्ड ने आज्ञा दी, और काम पर लगे रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगता है। इंजीनियर आगे बढ़े। यदि उन्हें फोर्ड का कर्मचारी बने रहना था तो उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अन्य 6 महीने और बीत गए और अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की, लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, असंभव। वर्ष के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से जांच की और फिर उन्होंने उसे बताया कि उसके आदेश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सीधे आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा, मैं यह चाहता हूँ और मैं यह पालूंगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक ही झटके से राज खोज लिया गया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार और जीत गया। यह कहानी सूक्ष्म सटीकता के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसका योग और अंतर्वस्तु यही है। आप जो सोचें और अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, इससे परिणाम निकालें। फोर्ड का लाखों का राज यदि आप कर सकते हैं, आपको बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है, क्योंकि वह सफलता के सिद्धांत को समझता और लागू करता है। इसे एक इच्छा है, कोई क्या चाहता है यह जानना। जब आप पढ़ते हैं, फोर्ड की इस कहानी को याद करें और उन पंक्तियों को समझें जिनमें उसकी अद्भुत उपलब्धि के रहस्य का वर्णन किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उन सिद्धांतों के विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया, तो आप उसकी उपलब्धियों की लगभग किसी भी व्यवसाय में बराबरी कर सकते हैं जिसके लिए भी आप अनुकूल हैं। आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनले ने पूर्व कथित पंक्तियाँ मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ लिखा था, उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ईश्वर, जिसमें यह छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम घूमते रहते हैं और हमारा अस्तित्व है, कंपन की एक आश्चर्यजनक उच्च दर पर प्रभावित होती ऊर्जा का एक रूप है, और कि इधर सार्वभौमिक सत्ता के एक रूप से भरा हुआ है, जो खुद को उन विचारों की प्रकृति से समन्वय स्थापित करती है जिसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, और हमें अपने विचारों को उनके भौतिक समकक्षों में परिणत करने के लिए प्राकृतिक तरीके से प्रभावित करती है। यदि कवि हमें यह महान सत्य बताता, तो हम जानते ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें पर्याप्त जोर देकर हमें बताना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेद करने का कोई प्रयास नहीं करती है, कि यह हमसे गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि यह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने को प्रभावित करेगा। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकीय बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और उस साधन के द्वारा जिसे कोई आदमी परिचित नहीं है, ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करता है, जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए
कि इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सकें, हमें अपने मन को धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकीकृत करना चाहिए कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने की निश्चित योजनाओं बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपनी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ की व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए जो उनका अनुपालन करते हैं, एक महान सच को काव्यात्मक रूप से बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सच स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि वह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में हमारे आर्थिक भाग्य पर महारत के रहस्य हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावनाएं बनाए रखें और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, याद रखें वे किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है। सिद्धांतों को 500 से अधिक ऐसे लोगों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किया गया था जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया था। ऐसे लोगों से जिन्होंने गरीबी में लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ प्रभाव के बिना शुरुआत की थी। जिन सिद्धांतों ने इन लोगों के लिए काम किया, आप उन्हें अपने खुद के स्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, यह आसान होगा। आपके अगला अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह तथ्यात्मक जानकारी बताता है जो आपके पूरे वित्तीय भाग्य को आसानी से बदल सकता है, जैसा कि इसे वर्णन किए गए 2 लोगों के लिए निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात में परिवर्तन लाया है। मुझे लगता है कि यह भी आप जानना चाहते हैं। इन 2 पुरुषों और मेरे खुद के बीच संबंध इस प्रकार है कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर ऐसा करने की मेरी कामना होती तो भी उनमें से एक लगभग 25 साल से मेरे करीबी व्यक्तिगत दोस्त हैं, दूसरे मेरे ही बेटे हैं। इन 2 लोगों की असामान्य सफलता जो वे उदारता से अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत को इस सिद्धांत के दूर दराज शक्ति पर जोर देने के एक साधन के रूप में सही ठहराते हुए इस व्यक्तिगत संदर्भ से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज, सलेम, पश्चिम वर्जीनिया में उद्घाटन भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर जोर दिया इतनी तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने खुद के दर्शन का एक हिस्सा बना लिया। वह युवक और कांग्रेस का एक सदस्य है और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में लिखित सिद्धांत के बारे में अपनी राय रखी थी कि मैंने उनके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं ने मुझे एक अंतर्दृष्टि दिया है। मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूँ जो हजारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जाता है तो उसका मतलब होगा आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी। लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति आपका महान प्यार पता है। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का एक सदस्य था, आपने सलीम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। उस संबोधन में आपने मेरे मन में एक विचार रोक दिया था जो मुझे अब अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जिम्मेदार है और मुझे भविष्य में जो कुछ भी सफलता मिल सकती है उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मन में मेरे पास सुझाव है कि आपने सलीम कॉलेज में जो संबोधन किया था उसका संकलन और सामग्री आप एक किताब में प्रस्तुत करें और उस तरह से अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव
और उन लोगों के साथ जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है, द्वारा लाभान्वित होने का एक अवसर दे। मुझे वह सब इस तरह याद है ये मानो कल ही की बात थी। आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड वह थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना $1 के, बिना किसी प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। मैंने तब आपके अपना भाषण समाप्त करने के पहले ही अपना मन बना लिया था कि मुझे अपने लिए एक जगह बनानी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जीत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हजारों युवा लोगों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। उनमें से हर एक इस तरह के व्यवहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेगा जैसा कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था। वे जानना चाहते होंगे कि जीवन की शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना है, क्या करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यदि कोई भी संभव तरीका है जिसे एक इतनी महान सेवा प्रदान करना आप पहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव की पेशकश कर सकता हूँ कि आप हर किताब में उस किताब के खरीदार को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, उसी तरह संकेत करते हुए जैसा आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत किया था कि सफलता के रास्ते में वास्तव में क्या खड़ा है। इस तरह की एक सेवा पाठकों को उनकी गलतियों और उनके गुणों के एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ आपकी किताब उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा सफलता और विफलता के बीच का अंतर। सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी के मंचन की समस्या में से दो चार हो रहे हैं। और मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, ये मेहनती लोग आपको अपनी समस्या बताने के अवसर और समाधान के लिए आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में आज ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे अवधारणाओं को पैसे में कैसे बदल सकते हैं, जिन लोगों को शून्य से वित्त के बिना शुरुआत करनी है और अपने घाटे को संभालना है। यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो प्रेस से आई हुई आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पहली प्रति मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूँ। शुभकामना के साथ मुझ पर विश्वास करें। दिल से आपका जेनिंग्स रेडोल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इस पुस्तक का पहला चैप्टर था। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ।